सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। एक एक कॉन्टिनेंट को हम लोग समझेंगे, कहाँ पे क्या चीजें हैं जानेंगे, पूरी दुनिया की सैर करेंगे। कहने का मतलब घर बैठे दुनिया की सैर करेंगे, पूरी दुनिया की मेन मेन बातों को समझेंगे। और वो सब आपको पेपर में दिखेंगी, भिड़ेंगी, उन्हीं बातों को समझेंगे, है ना, जो पेपर में आती हूँ। यूपीएससी का खेल सबसे बड़ा यही है कि फर्जी चीजें नहीं पढ़नी है। लोग बहुत पढ़ डालते हैं, वहां से क्वेश्चन नहीं आता। हमें वही पढ़ना है जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है ना। और वो जहां से आता है बार बार उसी के अगल बगल से आता है। तो यूपीएससी हमें क्या पढ़वाना चाहता है उसे हमें समझना है। ठीक है, तो वो आपके लिए हम गाइड करेंगे ही। आपको हम जिस दिशा में दिखाएंगे कि हाँ इन टॉपिक्स पर, इन पर पढ़ना है, पढ़ाएंगे भी उसको आपको साथ ही साथ, लेकिन अच्छे से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमें ऐसे दुनिया को नक्शा चला लेते हैं, पहले देख लेते हैं ग्लोब, धरती के साउथ अमेरिका है कहाँ, है ना। क्योंकि पहली पहली बार बहुत सारे लोगों ने जाकर के देखा ना। देखें कुछ लोग, आप लोग को आइडिया है? काजल ठाकुर ये बताओ, ये अभी अभी हमारा मैप जहां पर है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप कौन सा है? जो स्थल खंड है ये कौन सा महाद्वीप है, बता सकते हो? निशा, तुम बताओ जरा ये कौन सा महाद्वीप है? तुमको तो नहीं आया तो तुमको तो सजा हो जाएगा। पूजा, कौन सा महाद्वीप है ये? चंदन सिंह, कौशल, कौन सा महाद्वीप है ये? क्या ये साउथ अमेरिका है कि नहीं? ये हमारी पृथ्वी है कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। हाँ, एक मिनट, किसी बच्चे को दिख। हेलो, हेलो। हाँ, क्लास में आइए, क्लास स्टार्ट है। तो फिर डाटा नहीं है तो फिर हमको, फिर हम क्लास ले रहे हैं ना, फिर डाटा बचा कर रखें। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, है ना। ये है हमारा देश भारत, जहां से हम लोग बैठ करके पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। इधर हम लोग देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है, ये है ऑस्ट्रेलिया। उसके ऊपर है वो पपुआ न्यू गिनिया, जहाँ जंगल जंगल है ना। इंडोनेशिया, यहाँ भी खूब घना जंगल है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं इधर थोड़ा सा। ये अटलांटिक महासागर है ना। ये है अटलांटिक महासागर। और ये ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इसके बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग, या जब ये वाली क्लास खत्म हो जाएगी नॉर्थ साउथ अमेरिका, तब नॉर्थ की तरफ चलेंगे, है ना। अब की बार हम लोग दक्षिण से उत्तर चलने वाले हैं। ये है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, जिसमें मैक्सिको है ना, अमेरिका है, यूएसए, कनाडा है ना, ये सब देश हैं। और आज का हम लोग का जो टारगेट है, ये है ये वाला पार्ट। ठीक है, जिसे हम लोग देख रहे हैं, ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप। इसके पश्चिम में ये वाला जो पार्ट है, ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन है ये प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और इसके पूरब में देखोगे तो अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग है, जिसे कि हम लोग कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो यानी कि ये हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है ना, ये दो महासागरों के बीच में है। ऊपर इसके उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। और ये जहां पर देख रहे हो क्यूबा जमैका लिखा हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा सागर है। और इस सागर का नाम है कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। ठीक है, और इस साइड में आपका प्रशांत महासागर, इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने देखा। यहाँ पर कुछ देशों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश जो है यहाँ पर देख रहे हो, कितने देश हैं पहले इसके मेन कॉन्टिनेंट में, अगर हम द्वीपों को ना काउंट करें, है ना। एक मिनट, कोई बच्चा है लोग। हाँ बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई है, लिंक पर क्लिक करके आइए। अरे भेजो तो भाई तुम लोगों को, देखो लिंक भेजे नहीं थे, मैं भेज रहा हूँ फिर से। ग्रुप पे भी भेजा गया, तुम लोग एक्टिव नहीं रहते हो बिल्कुल।
हम्म। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर स्लाइड पर। इसको अब हम लोग वहाँ ग्लोब पर जरूरत नहीं देखने की। हाँ, एक चीज हम देख रहे थे कि मेन मेन देश कौन से हैं, यहाँ देख रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ा वाला देश कौन सा है। ब्राजील, देखो काफी बड़ा सा है ना। इसके अलावा और भी देश हैं, बोलीविया उसके बगल है, पेरू, नीचे चिली, फिर एकदम नीचे अर्जेंटीना, उरुग्वे, पेरुग्वे, कोलंबिया, है ना, गुआना, ठीक है, ये वेंजुएला, ठीक है। तो ये सब देश हैं इसके मेन, ठीक है। और आइलैंड वाले कंट्रीज भी हैं जिनको अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी हैं। ये त्रिभुजाकार संरचना में है, हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं ना, ये देखो ट्रायंगुलर इन शेप, लगभग लगभग ट्रायंगल है ये, है ना। और इधर वाला जो इसका पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट जो हम लोग इसका देख रहे हैं, है ना, ये वाला भाग, ये ऊंचा उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना। यानी कि यहाँ पर पहाड़ है, ये पूरा पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक इंट्रो दे देंगे हल्का सा, जिससे कि जब नीचे हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीजें हमको फिर से दिखाई देना शुरू होंगी, तो हम समझ जाएंगे। पहली बार हम जब किसी से टकराते हैं तो कम अच्छे से पहचान मिलती है, लेकिन जब हम दोबारा किसी से भिड़ते हैं तो बहुत अच्छे से पहचान मिलती है। तो इसके जो पश्चिमी छोर पर इधर जो पर्वतीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये पूरा पहाड़ है। और इस एंडीज पर्वतमाला है। इधर प्रशांत महासागर से जब दो प्लेटें टकराई थी, तब ये वाला एरिया फोल्ड हो गया ऐसे, है ना, और उठ गया। तो इधर भूकंप भी खूब आते हैं और ज्वालामुखी भी फूटते हैं। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा हिमालय के बाद हिमालय पर्वतमाला है। सब गया था कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी। आ जाओ, ये देश है जो ये, इसका नाम है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में का नाम है एकोंका गुआ, अजीबोगरीब नाम है, याद रखना, यही पूछा गया। गुआ, इंग्लिश में गुआ, ठीक है। अब जो है इधर आ जाते हैं फिर, इसी में दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, संसार की सबसे झील का काका झील है। एंडीज पर ही दुनिया का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में है। क्या नाम जलप्रपात है, सबसे ऊंचा झरना यहाँ है। अभी ये सब बहुत सीक्वेंस में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन है। संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, जिसका नाम है, 8 बार पूछा गया है ये। और संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इसी पर्वत माला में अवस्थित है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं ब्राजील की तरफ। ये देखिए, ये ब्राजील पूरा महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह काफी हरा भरा है, इसलिए इसको हम मार्क करने के लिए हरा कलर ही उठा लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है ब्राजील। ब्राजील एक पठारी भाग है जो कि 3 तरह का बना हुआ, 3 तरह से ये पठार बना हुआ है, पार्ट जो है एकदम दिन में भी अंधेरा रहता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जंगल, घना जंगल। नीरू, चलिए क्या नीरू बोल नहीं पा रही हो, कुछ नहीं जान रही हो क्या इसके बारे में। इन लोग क्या हो रहा है, ये लोग एक तो डाटा नहीं रखते हैं, बड़ी दिक्कत की बात है। फर्जी डाटा खर्चा कर, मतलब हमको नहीं लगता कि, और तुम लोग कितना जीबी कराते हो, आराम से क्लास तुम लोगों की हो जाती है, इतना तो डाटा नहीं खर्चा हो जाता है। तो अगर पढ़ाई लिखाई करनी है ना, तो थोड़ा डाटा बढ़ाओ। बताइए निशा, अमेजन के जंगल के बारे में थोड़ा सा बताइए।
अमेजन का जो सदाबहार वन है, आर्यन सैनी, इसके बारे में बताओ जरा। Sir, it is also other name is Selvas and it is also earth, lungs of the earth. हाँ, बहुत बढ़िया, डायरेक्ट हिट हुआ है क्वेश्चन है। ये जो घना जंगल है, ऐसा जंगल है कि मतलब दिन में भी अंधेरा चले जाओ, और यहाँ पर पाया जाता है एनाकोंडा प्रजाति। एनाकोंडा है ना, अजगर होता है ना। इस पर मूवी बनी हुई है ना, एनाकोंडा पर। तो कितने लोग देखे हैं वाली मूवी जिसमें एनाकोंडा, इसी जंगल के अंदर शूटिंग हुई है वो, एनाकोंडा में, मूवी में। तो यहाँ पर क्या है कि दिन में अंधेरा रहता है, और एक तो ये बच्चे बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। हेलो, चलिए हम आपको बाद में सिखा देंगे, हम आपको आज की क्लास का रिकॉर्डिंग भेज देंगे। पहले सीख लिया करिए क्लास के, ठीक है? अभी अभी आज की क्लास ले रहे हैं, अभी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? हाँ। तो यहाँ पर इस जंगल का नाम है सेल्वास का जंगल, या सेल्वास का जंगल कहा जाता है। ये हमारी कंट्रीब्यूट करता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये सबसे ज्यादा नहीं है। यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन के उत्सर्जन में भूमिका निभाता है। तो उसमें ऑप्शन था कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी सदाबहार वन, ठीक है, ऑप्शन डी घास भूमि। तो बहुत सारे लोग सदाबहार वन पर क्लिक का मार करके आए थे, यही समझ के नहीं। सबसे सहवाल। एल्गी, यानी जो शैवाल होते हैं, 45% तक वो कंट्रीब्यूट करते हैं पृथ्वी पर ऑक्सीजन में, ठीक है? और सदाबहार वन का कंट्रीब्यूशन फिर उसके बाद है। तो ये हम देख रहे हैं अर्थ सरफेस पर ये सबसे ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। तो इस कारण से अमेजन के सदाबहार वनों को पृथ्वी का फेफड़े पूछा जाए, लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से कौन जाना जाता है, यही अमेजन का रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वन जो है, इन्हीं को ही कहा जाता है। और अमेजन क्यों कहते हैं? अमेजन, इसका असली नाम सेल्वास का जंगल है, लेकिन यहां से एक नदी जा रही है जिसका नाम क्या है, अमेजन। यहाँ की सबसे बड़ी मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर है ना, अमेजन नदी के, क्योंकि इसी जंगल से होके जा रही है, इस कारण से इसको जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है? असली नाम सलवर। यहाँ पर रेड इंडियन ट्राइब पाई जाती है। रेड इंडियन, अब यहाँ पर कुछ शब्दों पर ध्यान देना होगा। रेड इंडियन, ये इनकी हाइट 4 फुट की होती है। ये शिकारी जनजाति है, जो इसी जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, महालसी लोग होते हैं। क्योंकि भोजन यहाँ पर उपलब्ध है पूरी तरह से। सुबह उठे, भूख लगी, भाला उठाए, बाहर निकले, ठीक है, जंगली बिल्ली जा रही, फेंक के मारे मर गई, उठा के लाए, भूने खाए, है ना, फल फ्रूट तोड़े खा लिए। यहाँ पर कभी कोई खाना स्टोर करके नहीं रखता। रात में भूख लगेगी तो रात में भी भाला उठ के जाएंगे, बाहर कोई जानवर मिलेगा। यहाँ के जो सांप हैं वो भी जहरीले नहीं होते हैं, तो उनका भी स्नैक्स के तौर पर ये लोग इस्तेमाल कर ले जाते हैं। समझ लो चाउमीन खा रहे हैं, है ना। तो खाना कोई बचा करके नहीं रखता इस जंगल में, और कोई काम नहीं करता। जरूरत क्या है काम करने की, जरूरत क्या है पढ़ाई करने की, सभी, और कंपटीशन है ही नहीं है। वो भी नंगा, ये भी नंगे, वो भी छाल पहने घूमा है, वो भी छाल पहने घूम रहा है, उसके पास भी भाला है, तुम्हारे पास भी भाला है। तो यहाँ कंपटीशन भी नहीं है ना, कि किसी के पास जो है जगुआर खड़ी है तो किसी के पास फॉर्चूनर खड़ी है, तब तो भाई जो है कंपटीशन हो, तब तो कुछ जलनखोरियत हो, है ना। लेकिन सब एक जैसे नंग धरंग घूम रहे हैं, है ना, ग्रुप में शिकार कर रहे हैं, तो झगड़ा होती है, ऐसा नहीं है एक ट्राइब की दूसरे ट्राइब से, बाकी कंपटीशन बहुत कम है ना। शादी विवाह को लेकर के, स्त्रियों पर कौन शासन करेगा उसको लेकर के होता ज्यादातर, तो जो कबीले हैं उनकी जो मुखिया हैं स्त्रियां ही हैं। तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो जो बोलेंगे वही होने का है।
तो ये बताओ, अच्छा हम लोगों की लाइफ ज्यादा अच्छी है कि इनकी? और इनको हम लोग क्या कहते हैं? इन रेड इंडियंस को हम लोग कहते हैं कि ये जाहिल हैं, गवार हैं, आदि मानव हैं। इनकी लाइफ बेस्ट है कि अपन लोगों की बेस्ट है? क्यों पूजा? सर हमारी लाइफ की लाइफ बेस्ट है। बेस्ट है? अपन की बेस्ट यस है? सर। अच्छा कौशल, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा किसे लगता है कि नहीं इनकी वाली ज्यादा ठीक है? नहीं सर, हम लोग का ही ठीक है। अच्छा हम लोगों का ही ठीक है। अच्छा क्या ठीक है? हम लोगों को देखो सर्दी में बैठ के आईएएस की तैयारी करना पड़ रहा है ना? पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? पता है सर। हमारे पास एजुकेशन है तो हमें पता चल रहा है ना कि हमारा अच्छा क्या है, हमारा बुरा क्या है। और इनको नहीं पता क्या हमारा अच्छा बुरा क्या है? इनको भी पता है। इनको क्या, इनको अगर अगर खाने को नहीं मिलेगा तो बुरा है, खाने को मिल गया तो अच्छा है। इनको काम नहीं करना पड़ रहा, इनको पैसा नहीं कमाना है। हम लोगों को पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, ये वाला दिक्कत है। हमें स्टेटस मेंटेन करने का दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर रिजल्ट आएगा, पड़ोसी का लड़का अगर जो है सेलेक्ट हो गया कहीं, तो हमारे माता पिता हमको हो सकता है उस दिन खाना ना दे तो, या चार बातें सुना दें। खाना दें, चार बातें सुना दें, खाना खाने की कोशिश करें गले के नीचे ना जाए, इतनी बातें सुना दें माँ बाप हैं। तो या फिर अपने मन में ही होता है ना, अपने मन में ही होता है कि हमारी सैलरी कम है, हम मार्केट में गए थे, साड़ी पसंद आई या कोई ड्रेस पसंद आया, ज्यादातर औरतों को ड्रेस पसंद है ना, और वहां पर पता किए तो 6,000 की साड़ी थी। कहे कि अभी तो नहीं खरीद पाएंगे, घर आ गए, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था। और वही साड़ी जो है पड़ोसन पहन करके तुम्हारे घर आ जाए, तुम्हारी छाती पर समझ लो क्या होगा, समझ लो किसी ने अलाव रख दिया हो, है ना। इसी तरह पुरुषों के बगल में गाड़ी का शौक ज्यादा, कि तुम जो है स्कूटर चलते हो, पड़ोसी ले आए फॉर्च्यूनर, फिर देखो, है ना। तो यहां पर ये दिक्कत है कि हमको पैसा बहुत कमाना पड़ेगा, हमें स्टेटस मेंटेन करने की दिक्कत है, फाइनेंशियल क्राइसिस होने की संभावनाएं हैं हमारे जीवन में, पढ़ना पड़ रहा है। और इन लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, इनको सुबह उठना है, शिकार पे जाना है, 10 लोग गए वहां जंगली सुअर मारे, एक ठो बांस में उसको टांगे, और इसे गाते हुए झूमते हुए हैया हू, और उसके बाद लाएंगे, उसको गाड़ेंगे, आग लगा देंगे, पेड़ में कटिया मारेंगे, ताड़ी निकालेंगे, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, जब तक सुअर पक रहा है तब तक हुला लले कर रहे हैं, उसके बाद सब खाए पिए, फिर उसके बाद सो गए, नेक्स्ट डे फिर यही, है ना। अब धीरे धीरे ये लोग बिगड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि शहर वालों की संगत में आ रहे हैं। तो शहर वालों को ये लोग रबड़ में, हाथ यहां पर होती रबड़, तो रबड़ निकालते हैं, है ना, और उसको ले जा करके बाहर बेचते हैं, जिससे इनको पैसा मिलने लगा। अब बिगड़ रहे हैं ये, इनकी जो सुकून की जिंदगी थी ना, अब नहीं रह जाएगी सुकून के, हम लोगों के चक्कर में आके बर्बाद होंगे ये, है ना। इनका सुकून ना छिन जाए कहना, 15-20 साल में जो ये हरकत शुरू किए हैं बेचने और खरीदने वाला। तो अब रबड़ उबड़ बेचना शुरू किए हैं, टोकरी बनाते हैं, बाहर बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, तो बाहर से सामान लेके आते हैं, बाहर का नजारा देखते हैं, घूमने को पाते हैं। तो ये सब चीजें शुरू कर दिए हैं लोग धीरे धीरे, है ना। तो ये है अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात। और जो रेड इंडियन को नाम किसने दिया, यहां पर उनका स्पेनिश लोगों का कब्जा था। तो एक बंटवारा हुआ था, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में एक बंटवारा हुआ था कि भारत तुम लूटना, और ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका हम लूटेंगे, स्पेन वालों ने कहा, है ना। बताएंगे हिस्ट्री में कभी, है ना। तो पुर्तगाल वाले गलती से यहां पर वो इंडिया की खोज में निकले थे, पुर्तगाल वाले इंडिया की खोज में निकले थे कि हमें तो भारत जाने हैं। तो जब भारत की खोज में निकले तो सबसे पहले यही इंडिया है, और इंडिया का पश्चिमी तट है, तो उसका नाम रख दिए वेस्ट इंडीज। बाद में पता चला अरे तो है ही नहीं इंडिया, है ना। फिर इंडिया की खोज करने चले, तो यहां पहुंचे से, तो यहां पहुंचे तो उनको लगा कि ये सब भारत पहुंचे हैं। यहां देखे तो इनका मुंह लाल था, क्योंकि ये यहाँ के जो रेड इंडियन ट्राइब लोग हैं वो क्या है, उनका मुंह लाल है,
4 फुट के नाटे कद के होते हैं, और वो लोग एकदम जाहिल हैं। तो इन लोगों ने कहा कि इनका मुंह लाल है, ये लोग जाहिल हैं, क्योंकि ये लोग जो है तंत्र मंत्र जादू टोना बड़ा विश्वास करते हैं, है ना। और ये लोग एक क्या कहते हैं, पेय पदार्थ पीते हैं जिसका नाम है मकाऊ, है ना। मकाऊ, है ना। और उसको पीते हैं तो क्या होता है, ये सब के सब नशे में चले जाते हैं। ऐसे नशे में चले जाते हैं कि कहते हैं कि मैं दूसरे ब्रह्मांड में यात्रा करके आया हूं। एस्ट्रल ट्रेवल हो जाता है, एनलाइटमेंट, इनको देवी देवता दिखाई देने लगते हैं, है ना। वो वहां पर एक वो है क्या कहते हैं, जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी के नशे के समान कह लो उसे, है ना। वो फफूंद है, ठीक है, कवक, कुकुरमुत्ता जिसे कहते हो, उसी से निकालते हैं, है ना, कुकुरमुत्ते से। और उसको बनाते हैं, पी लेते हैं शाम को सब, और सब दूसरे दुनिया पहुंच जाते हैं। शाम को 9 बजे के बाद सब दूसरे दुनिया, है ना। तो ये लोग कहे कि इन लोगों को उन्होंने तो इनका नाम रख दिया इंडियन। इंडियन का मतलब अगर तुम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ढूंढोगे तो इंडियन का मतलब होता है दबे, पिछड़े, भूत पूजने वाले, नशेड़ी, गंजेड़ी, है ना। क्या नाम है, सांप पालने वाले क्या कहते हैं उन्हें, सांप कौन पालता है, बंगाली, है ना। सपेरे, सपेरे, ये मतलब होता है इंडियन का। तो नाम रख दिए कि ये जो है रेड इंडियन। जब भारत पहुंचे, कहीं इनका मुंह लाल नहीं है लेकिन है ये भी वैसे ही, तो कह दिए इंडियन। इसीलिए मोदी जी ने अभी क्या किया है, उन्होंने कहा कि हर जगह भारत लिखा जाएगा, भारतवर्ष महान। हम वो इंडियन मतलब वो जाहिल नहीं है कि जो ये पुर्तगाली आकर के हमें नाम दे दिए हैं। हम विश्व गुरु हैं, ये साजिशन हमारे हिंदुस्तान को नाम दिया गया, थोपा गया इंडियन। और हम कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि वी आर इंडियंस। काय का इंडियन, हम भारतवर्ष, महान हिंदुस्तान के वासी हैं भाई, है ना। विश्व गुरु, जिसकी जो धर्म ग्रंथों में जो 5,000 साल पहले जो बातें लिख दी गई हैं, है ना। ये अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले यहाँ किताबें पढ़ पढ़ करके जाकर के न्यूटन और ये आइंस्टाइन जो ट्रांसलेट करके चोरी करके ज्ञान ले गए हैं सब यहाँ से, सब पहले से। एटम की खोज सबसे पहले से महर्षि कणाद ने की थी, वैशेषिक दर्शनम नाम की किताब में, ठीक है। सबसे पहले एटम के, एटॉमिक नेचर के बारे में बात की गई है, एटम की खोज की गई है। ग्रेविटी की खोज सबसे पहले सामवेद में लिखा गया है ना। तो ये सब चोर हैं, जो विदेशी लोग हैं। अपनी सभ्यता हम लोग भूल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भूल जाएं, और वो चाहते हैं कि हम यही सोचें कि सारी खोजें आइंस्टाइन और न्यूटन ने की हैं, है ना। जागरूक हो जाओगे तो जान जाओगे, तो जागरूक नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए हम सब महान लोगों को, है ना, इंडियन नाम थोप दिया गया। और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि नहीं, इंडिया नहीं, भारत। कुछ दिन में अभी इंडिया के बगल में भारत आने लगा है ना, कहीं भी फार्म हो, धीरे धीरे वो हट जाएगा, है ना, भारत लिखा जाएगा, ठीक है। किसी भी देश का नाम हिंदी और इंग्लिश में अलग नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का नाम क्यों ऐसा है ना, बिकॉज वी एक्सेप्टेड इट। क्या हम जाहिल हैं, क्या हम लोग जाहिल हैं। विश्व गुरु भारत, ठीक है। तो वो होंगे जाहिल वहां ब्राजील के जो रेड इंडियंस हैं, वो बिल्कुल होंगे नहीं हैं, है ना। लेकिन हमारा हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं। तो यहां पर भाई ऐसा माहौल है जो अभी हम लोगों ने देखा हल्के फुल्के में, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे साइड में, ब्राजील में ही इधर साइड में अब क्या है देख लेते हैं। अमेजन नदी लहलहाते बलखाते बह रही है, उसको जो है अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इधर आ जाते हैं, ये भी पठारी भाग है। पठार जो है यहाँ भी है, इसे अटलांटिक पठार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर, ये कौन सा महासागर हुआ है, इस कारण से। इस साइड में हम लोग देखते हैं तो पाएंगे कि इधर वाला जो पार्ट है, यहाँ ज्यादा मटेरियल हो गया हो तो नीचे, इसीलिए हमने कई मैप लगा रखे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। नीचे आ जाते हैं,
इधर देखते हैं, इसमें मजा नहीं आता, इधर देखते हैं। हाँ, ये भी वही है। तो इधर साइड वाले में हम लोगों ने देख लिया था कि सदाबहार जंगल था, ठीक है, या ग्रुप पे भेजो। इधर का पार्ट भी पठारी है, इस पठारी भाग में, इसलिए हम माइनिंग सेक्टर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। इसे कहते हैं केंद्रीय ब्राजीलिया का पठार। इधर वाला पार्ट ब्राजील का जो ब्राजीलिया का पठार। अभी हम पहुंचेंगे कि कौन सी घास भूमि से मिलता है। ग्रासलैंड से टच करता है, ग्रासलैंड इसके ऊपर भी तक, मतलब थोड़ी एरिया तक भी पहुंची हुई है। ब्राजील का हम नीचे वाला पार्ट, ये जो सदर्न पार्ट है ब्राजील का, ही पठार है, जिसका नाम है पर्दलैंड का पठार, अपर्दन के कारण बना है। संसार में ब्राजील का ही पठार एकमात्र ऐसा पठार है। पठार का मतलब होता है पहाड़ तो एकदम ऊंचा, पठार उससे नीचा, फ्लैट टॉप रीजन, ऊंचे चबूतरे नुमा। और यहां पर बहुत बड़े बड़े कॉफी के बागान हैं। यहां पर विश्व में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन कहाँ होता है, अगर प्रश्न किया जाए तो रटने की जरूरत नहीं है, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये ब्राजील है। और ये पूरा का पूरा एरिया गन्ना, ये ज्यादातर ये कहवा के लिए, नहीं ठीक, कहवा मतलब कॉफी प्रोडक्शन यहाँ होता है। और इतने बड़े बड़े खेत होते हैं यहाँ पर कॉफी के, मतलब 20-20 किलोमीटर तक एक खेत कॉफी का, बागान पूरे लंबे लंबे। और वहां पर कॉफी को भरने के लिए ट्रेन जाती है। खेतों में जो सिंचाई होती है उससे मतलब छिड़काव होते हैं जहाज से। यहाँ के किसानों के पास अपने पर्सनल एरोप्लेन है, वो वाला नहीं आता सेसना वाला, छोटका वाला, है ना। स्टार्ट किया, खुर्र खुर्र करके स्टार्ट किया, लेके उड़ गया, छिड़काव करके आ गया, है ना, ऐसे। बहुत अमीर लोग हैं। और इन जो लंबे लंबे कहवा के बागान हैं, इन्हें यहां पर क्या कहा जाता है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। कोई बताए, कोई है जो बता सके। जो लंबे लंबे कहवा के बागान हैं उन्हें क्या कहा जाता है। एजेंडा। हाँ, बहुत बढ़िया अंशु, है ना। इन्हें फजेंडा कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं थोड़ा सा इधर ही। हाँ, इसके नीचे वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर, इधर एक दूसरा देश है पेरुगुए, यहाँ हम ब्राजील की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी का जंगल पाया जाता है। पूरे विश्व में केवल और केवल यही पाई जाती है, सदर्न ब्राजील में पाई जाती है और नॉर्दर्न यूरुगुए में पाई जाती है। बाकी तो पूरा घास भूमि, अब इसके नीचे पूरा घास भूमि आ जाएगा। अभी हम घास भूमि को टच ही नहीं किए हैं, वाला पूछा जाता है पेपर में, उसको ध्यान रखना होगा। यहां पर अभी हम बता रहे हैं कि नीचे ऊपर वाली जो लकड़ी थी, है ना, ये किसी कीमत की नहीं थी। ये जो ऊपर अमेजन के सदाबहार वनों में इतने मोटे मोटे पेड़ हैं कि इनके बीच में जो होल कर दो तो बस निकल जाए, पेड़ खड़ा रहे। चौड़ी पत्ती वाले जो वन है ना, वो पाए जाते हैं यहाँ पर। लेकिन ये पानी में तैरते नहीं है, तो लकड़ी जो पानी में नहीं तैरती उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो जाता है, लाद के लाना ले जाना, लकड़ी कीमत बहुत हो जाती है फिर इस कारण। और दूसरी चीज, इस लकड़ी में जब मतलब पल्ला नहीं निकलता, जैसे इसको काटोगे तो बुरादा निकलेगा लेकिन पल्ले नहीं निकलेंगे, तो पल्लेदार लकड़ी नहीं होती है, इसलिए टिम्बर मार्केट में अमेजन के सदाबहार वनों की लकड़ी बहुत खराब होती है। तो एक क्वेश्चन भी बना है कि ब्राजील में सदाबहार वनों के होने के बावजूद भी टिम्बर मार्केट आयात पर निर्भर है, यानी इन्हें बाहर से लकड़ी खरीदनी पड़ती है कुछ बनाने के लिए। क्यों, जब तुम्हारे पास सदाबहार वन, मेंस का क्वेश्चन था, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, मेंस का क्वेश्चन।
वहां पर हम ऐसे ही लिखेंगे कि भाई अमेजोन की जो लकड़ी है वो ना, पहली चीज तो इतना घना जंगल है, लकड़ी काटने कौन जाएगा, है ना। दूसरा चीज है, मतलब दुर्दांत एरिया है ना, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, और रेड इंडियन ही तुम्हें पका के खा जाएंगे। सोचेंगे, तुमको देखेंगे ये कौन आ गया, इसको तो बलि चढ़ा दो, आज हमारी देवी खुश हो जाएंगी, है ना। ऐसे भी होता है। तो वहां पर ये रिस्क है। दूसरा चीज है कि लकड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और लकड़ी में पल्ले नहीं निकलते हैं, तो लकड़ी किसी काम की नहीं है। तीसरी बात, लकड़ी तैरती नहीं है पानी में। पानी में तैरे तो नदी में छोड़ दो, चली जाएगी बहते हुए, उसको रिसीव कर लो, आसान रहता है। लेकिन जो लकड़ी नहीं तैरेगी उसकी कोई कीमत नहीं होगी। लकड़ी हल्की होनी चाहिए, पल्लेदार होनी चाहिए, तब टिम्बर मार्केट में उसकी कीमत होगी। इसीलिए बेचारे ब्राजील को अपने जो घरेलू सामान के निर्माण हेतु डिपेंड रहना पड़ता है, किस पर, दूसरे देशों पर। उत्तर अमेरिका से आएगा, अफ्रीका से लकड़ी लाएगा, है ना। ज्यादातर यूरोप से लकड़ी लाता है, यहाँ यूरोप से लकड़ी आती है। यूरोपियन लकड़ी बहुत हाई क्वालिटी की होती है। तो नीचे वाली जो लकड़ी है इस पे मोनोपोली है, ये इतनी महंगी है कि यहाँ के लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसका नाम है क्यूब्रेचो, सदर्न ब्राजील में पाई जाती है। कुल्हाड़ा तोड़ लकड़ी, हिंदी में क्या कहेंगे, कुल्हाड़ा तोड़ लकड़ी। यानी कि अगर इस पर कुल्हाड़ा मारोगे तो कुल्हाड़ा टूट जाएगा, लेकिन लकड़ी में निशान नहीं बनेगा, ऐसी लकड़ी। अब इसकी खासियत क्या क्या है वो पहले जान लो। ये लकड़ी जब शुरू में काटी जाती है, जब पेड़ हरा होता है, ट्यूबरेचो, तब बड़ी ही आसानी से कट जाती है। बहुत सुंदर पल्ले निकलते हैं, जहां से मारो वहीं से फाका निकल जाएगा। लेकिन एक बार ये लकड़ी सूख गई तो ये फौलाद हो जाती है, लोहे की तरह कठोर हो जाती है सूखने के बाद, है ना। सूखने पर फिर सिकुड़ती भी नहीं है ये, है ना। फिर चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इसको कोई असर नहीं होने का। इसमें फंगस नहीं लगते हैं, फफूंद नहीं लगता है, लकड़ी सड़ेगी नहीं। और इस वजह से इससे बना हुआ सामान 700 800 साल तक की गारंटी में चलता है। फ्रांस में, ब्रिटेन में लोग जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं अपने महलों का निर्माण इस लकड़ी से करते थे। जो संसद भवन हुआ या कुछ हुआ, वहां की चेयर्स वगैरह इसकी बनाई जाती हैं, क्यूबरेचो की। क्यूबरेचो की एक चेयर 3.5 से 4 लाख रुपए की आएगी, एक कुर्सी छोटी सी, है ना। सबके बूते की बात ही नहीं है, पहली चीज तो ये। लकड़ी माफियाओं का अपने आप इस पे कब्जा है, सीधे यूरोप ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, यही इनके खरीदार हैं, है ना। तो अब बात आती है कि ये इतनी लकड़ी की ऐसी कैसी हो गई। दूसरी चीज, लकड़ी हल्की है, पानी में तैरती है, और मजबूत इतनी है कि इसको तो जो है, इसका बना हुआ सामान टूटबे नहीं करेगा। क्यों ऐसा है ना। तो उसका कारण है, अभी हम बाद में देख लेंगे कारण इसका। जब नीचे का एरिया में हम लोग पहुंचेंगे तब इस लकड़ी के बारे में रहस्य जानेंगे। अभी सस्पेंस में रहना चाहिए, ठीक रहेगा। पहले बताओ, इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौशल पांडे, नीतू, पूजा, यस आप, सर। समझ में आ रहा है इतनी बात कि नहीं? क्यों मोहम्मद, यस सर। आ रहा है कुछ? यस सर। पूछूंगा भी बाद में, ध्यान से पढ़ना है। कहाँ पे जी जा सर। रहा? हाँ। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा और इस साइड में। ऊपर के साइड में एक और नदी है जिसका नाम है, ये देखो, ओरिनोको, जो जलप्रपात है ओरिनोको। और इसकी बेसिन में, इसके अपवाह तंत्र में बहुत बड़े पैमाने पर तेल का भंडार है।
विश्व का सबसे बड़ा तेल की पेटी, जिसका नाम ही ओरिनोको ऑयल बेल्ट है, यही है वेनेजुएला में। ठीक है, काराकास के बगल में, थोड़ा उसे नीचे काराकास के। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी तेल की पेटी ओरिनोको, किस नाम पे? ओरिनोको नदी जो यहाँ वेनेजुएला में बह रही है ना, उसी के नाम पर है। और सबसे ऊंचा विश्व का जलप्रपात एंजिल जलप्रपात यहीं पर है, जहां पर नदी नीचे गिर रही है वेनेजुएला में, है ना। एंजिल जलप्रपात यहाँ पर है, जो संसार का सबसे ऊंचा है। फिर उसके नीचे है गुयाना, जहां पर गुयाना उच्च भूमि है, जो मरुस्थल मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, सेमी एरिड रीजन है। और इधर कोलंबिया, यहाँ पर भी तेल का भंडार है, ये भी सेमी एरिड रीजन है, मतलब अर्ध शुष्क क्षेत्र है। और इधर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर घास भूमि पाई जाती है। ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा होकर के जा रही है, इसके ऊपर वाले पार्ट में एक घास भूमि उष्ण कटिबंधीय शुष्क घास भूमि है, जिसका नाम है, याद रखना बहुत ज्यादा जो है ना, उसका नाम है लानोस। और 0 डिग्री के नीचे की आपके बना रही है ना, ओस कंपोज। ठीक है, ऊपर वाली लानोस घास भूमि है, और नीचे वाली ब्राजील के पश्चिम में जो है ना, बोलीविया से लगा हुआ घास भूमि का जो क्षेत्र है, उसे कहते हैं कंपोज। ये कटीली घास है, पशुपालन के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं, है ना। दुधारू पशुओं के लिए ये अच्छे नहीं है, लानोस कंपोस्ट दोनों ही। तो यहां पर जंगली जानवर पाए जाते हैं। अब इसी के जस्ट और इधर आ जाओ तो घास भूमि की साइज बड़ी छोटी हो जाती है वही घास भूमि। बोलीविया आ जाओ, ये है बोलीविया। ठीक है, यह पेरू देश है, पेरू के बगल में है बोलीविया। साइज का पाया जा ग्रैंड चैको, ग्रांड चैको घास भूमि कहाँ है? तो आप बता दोगे बोलीविया में है। ठीक है, और इसी घास भूमि से लगा हुआ एकदम सेम यही वाली घास है वो, लेकिन उसका नाम बदल गया है क्योंकि देश बदल गया है। ठीक है, पेरुगुए, ये देख रहे हैं आप, पेरुगुए है। ठीक है, 3 देशों की सीमा है यहाँ, पेरुगुए, बोलीविया और ऊपर ब्राजील है। तो यहां पर भी घास भूमि है, ये वही लेकिन यहां पर इसका नाम बदल गया है। इसका नाम हो गया है मातो, ब्राजील और बोलीविया तीनों के बॉर्डर पर है। मातो ग्रासलैंड। अब आ जाते हैं और नीचे साइड में। इतना क्लियर हो गया सबको? कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो भाई बोलना। अभी इनका चीर फाड़ ऑपरेशन और करा जाएगा नोट्स में। अभी और चीजें हैं जिनको हम आपको शो करेंगे, लेकिन ये मेन चीजें हैं, ये अगर समझ गए तो पूरा साउथ अमेरिका समझ जाओगे। इतना सारा घास भूमि समझ में आ गया क्या? कौन सी कहाँ पे है? किसी को कोई डाउट? चलिए नीचे आ जाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। नीचे आ जाते हैं भाई। ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप का, है ना, ये देखिए साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे नीचे वाला देश, जिसका नाम है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में एक बड़ा सा शुष्क पठारी क्षेत्र है, और ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि इस पठार का नाम क्या है और कहाँ है। पूछा जाएगा कि पैटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में। पेटागोनिया प्लेटू लाइज इन अर्जेंटीना, बड़े वेरी फेमस प्लेटू, फेमस फॉर द यूनिक ग्रासलैंड। यहां पर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी घास भूमि है, जो अर्जेंटीना, पेरुगुए और उरुगुए, ऊपर दो दो देश हैं, पेरुगुए उरुगुए, वहां तक जा रही है घास भूमि, पेटागोनिया के पठार में है। और इस घास भूमि का नाम, सेम क्वेश्चन पूछा कम से कम 4 बार,
और यूपी पीसीएस ने वही क्वेश्चन रिपीट किया कई बार। स्टेट पीसीएस सब जगह के क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, जो यूपीएससी पूछता है उसको हल्का करके पूछते हैं। तो पूछा जाए पंपास घास भूमि कहाँ, तो अर्जेंटीना ऑप्शन में होगा, टिक मार देना। साउथ अमेरिका महाद्वीप में ये घास ऊपर पहली जैसी घास जैसी नहीं है। ऊपर वाली घास भूमि थी कि जानवर अगर खाए नॉर्मल गाय भैंस तो उसका मुंह चीर दे। कटीली घास थी वो, केवल जंगली जानवरों के लिए थी। लेकिन यहाँ वाली घास भूमि बड़ी ही फर्टाइल है, बहुत ही पोषक तत्व इसमें पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है, जिसमें मुख्य है भेड़ पालन। किस प्रकार की घास है ये थी, ये है सॉरी उपोष्ण कटिबंधीय थी, ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। ये अर्जेंटीना में यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में सेम क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन बी या सी करके पूछी गई। उसका नाम है गोचू जनजाति। गोचू गोचू जनजाति है जो यहाँ भेड़ पालन करते हैं, माउथ हार्गन लेकर के, माउथ हार्गन की धुन पर भेड़ों को नचाते हैं। बाकी जगहों के जो भेड़ पालक हैं बड़ा सा डंडा लेकर के बांस का, उससे भेड़ों को कंट्रोल करते हैं हट हट करके। ये नहीं, ये स्मार्ट तरीके से माउथ आर्गन बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, माउथ आर्गन इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, और उसकी धुन से भेड़ों को कंट्रोल करते हैं, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, तो वापस आ जाना है। माउथ आर्गन पर धुन बजाएंगे, सारी भेड़ें एक ही जगह पर रुक जाएंगी, जाम हो जाएंगी। गोचू जनजाति के लोग ये कौन है? अगला इसमें ऑप्शन और था, ये एंड यूरोपियन के लोग यहाँ आए थे, लोगों को गुलाम बनाए थे। तो स्पेन के सैनिक जो थे उनके मनोरंजन के लिए यहाँ की स्त्रियों को रखेलों की तौर पर रखा जाता था, उनके सैन्य कक्षों में भेजा जाता था, जिससे और सैनिक पैदा करने के लिए भी उनको इस्तेमाल करते थे। फोर्स प्रेगनेंसी, बंधुआ मजदूरी समझ लो कितना दयनीय स्थिति बना के रखे थे। तो वहां पर जो बच्चे पैदा हुए वो इंडो अमेरिकन नेटिव, माँ नेटिव है, पिता यूरोपी है, तो क्रॉस ब्रीड, उनसे एक प्रजाति आगे बढ़ गई, गोचू जनजाति। पिता की तरह स्मार्ट दिमाग, माउथ आर्गन से, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, भेड़ चलाने वाला, माँ वाला जीन, है ना। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको दिमाग में रखना, कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी स्टेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसका ध्यान रखना होगा कि गोचू जनजाति कहाँ कैसे है, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। इधर ही साउथ अमेरिका में स्पेनियों का कब्जा रहा। अब आते हैं बगल में, यहां से हवा चलती है, ठंडी है जोंडा, ठीक है। ठंडी में एक गर्म हवा चलती है जिसका नाम है जोंडा। पूछा जा कहाँ चलती है, अर्जेंटीना से पेरुगुए उरुगुए सदर्न ब्राजील तक जाती है, ये वाली होकर के जाती है। और ये हवा ठंडी में बर्फ को पिघला देती है, जिससे कि घास उगने में सहायता होता है, ठीक है। ये घास भूमि के विकास में जोंडा हवा का बड़ा योगदान है। और गर्मी में एक ठंडी हवा चलती, कोल्ड फ्रंट के कारण, है ना, जिसका नाम है पंपेरो। पंपास घास भूमि का नाम इसी हवा के नाम पर पड़ा है। ठंडी में एक ठंडी में पेरो, ये भी सेम जगह चलती है, गर्मी में ठंडी है ये हवा। तो ये जाती कहां तक है, ये जा रही है क्यूब्रेचो फॉरेस्ट तक, ऊपर क्यूब्रेचो के जंगलों तक जा रही है। तो होता क्या है कि क्यूब्रेचो के पेड़ों पर 3 से 4 महीना तक गरम गरम हवा का प्रभाव पड़ता है, फिर 3 से 4 महीना तक ठंडी ठंडी हवा का प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी को बार बार गर्म और ठंडा किया जाए तो वो बहुत मजबूत हो जाता है, फौलादी हो जाता है। जैसे हम तुमको डटबो करें और तुमको प्रोत्साहित भी करें, ठीक है, ना पढ़ो तो डांट खाओ, अच्छा काम करो तो पुरस्कार पाओ।
तो तुम लोग क्या हो जाओगे? या तो बेहया हो जाओगे, है ना। अधिकतर यही होते हैं जो, है ना, जिनको निकाल देता हूं, बेहया हो जाते हैं। अरे सर का काम ही यही है यार, है ना। तो या फिर फौलाद हो जाओगे, तो मजबूत, है ना। तो यहां पर क्यूबरेचो क्या हो गया? फौलाद हो गया, जिसने गर्मी भी झेला और ठंडी भी झेला। हार्डनिंग एक प्रोसेस होता है मेटलर्जी में। लोहे का सशक्तिकरण कैसे करते हैं, लोहे को फौलाद कैसे बनाते हैं, तो लोहे को पहले खूब गर्म करते हैं, लाल हो जाता है, फिर ठंडे ठंडे पानी में लोहे को झोंक देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, खूब गर्म करते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर से पानी में डाल देते हैं ठंडे, फिर से उसको बुझा देते हैं। इस तरह से लोहा फौलाद बनता है। इसी तरह से ये पेड़ के जो जंगल है फौलाद बने हैं। अब हवाएं नहीं बोलनी चाहिए, देखो इसमें बहुत सारा चैप्टर इकट्ठे मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो मिक्स्ड है ये। अगर ये कहानी जान गए पूरी पूरी, तो तुमको कम से कम 5-6 चैप्टर इंडिविजुअली नहीं पढ़ पड़ेंगे। 5 से 6 चैप्टर इकट्ठे पढ़ रहे हो इस समय। लोकल विंड भी पढ़ रहे हो, माउंटेन भी पढ़ रहे हो, प्लेट्यू पढ़ रहे हो, ग्रासलैंड पढ़ रहे हो, सब इकट्ठे पढ़ रहे हो। झील, नदी, तूफान, मतलब 8 से 10 लेक्चर एक साथ कंबाइंड पढ़ रहे हो। और इस तरह से याद भी हो जाता है कौन सी चीज कहाँ थी। अब मैं ये चाहूंगा क्लास के बाद, है ना, तुम लोग खाना पीना जब खा लो तो ऐसे बैठो, टोपी लगा लेना, पानी रख लेना अपने बगल में, है ना, और कागज उठाना, प्लेन पेपर, और ऐसे पेन उठाना। ठीक है, भगवान का नाम लेना, अल्लाह का नाम लेना, और पूरा खींच करके यही मैप बनाना। और उसके बाद जो जो मैं बताया हूं उसको उसको वैसे भरने की कोशिश करना, देखना कि तुम्हें याद कितना है। और उसके बाद क्या हो कि जब लगे कि गलत हुआ, तो फिर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें देखना, हाँ सर जी यहाँ क्या बताए थे, फिर देखना और गलती हो गया, फिर पूरा सुनो। और उसके बाद फिर उसको मत देखना, फिर कॉपी में क्या करना, फिर से करना अब की बना डालूंगा। और जब तक मेरे जैसा ना बना डालो, जब तक मेरे से अच्छा ना बना डालो, है ना, तब तक बनाना। और जब बना लोगे तुम्हें उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर कब्जा हो जाएगा, 7-8 लेक्चर एक साथ तैयार हो जाएगा। जादू, है ना। करोगे, कौन कौन ये करेगा, कौन कौन बेहया ही बना रहेगा, कौन फौलाद बनेगा, कौन बेहया, कौन बनेगा फौलाद, हैंड रेज करो। कौन कौन बनेगा फौलाद? नीरू बनेगी फौलाद, तुम तो पहले से फौलाद हो। हरियाणा वाले कुरुक्षेत्र की जमीन वाले तो पहले से जो है फौलाद है। आर्यन सैनी, लखनऊ के नवाब, और कोई, बाकी सब बेहया ही रहोगे भैया। वो कौशल पांडे, तुमसे ये उम्मीद ना थी। तनु तिवारी बनेगी, अमेठी का नाम रोशन करेंगी। अग्रिमा, तुम कब काहिलियत छोड़ोगी, कब मेहनत करना शुरू करोगी? हाथ उठा दो, कसम नहीं खिलवा रहा हूं। नीतू, नीतू तुम नहीं पढ़ोगी? सर। तो जो हम कहे हैं करो, करा जाएगा ये। यस सर। मोहम्मद यस सर। करोगे? यस सर। ठीक है, नहीं करोगे तो अगली बार फिर जो है कसम खिलवाऊंगा सबको, है ना। चलिए आगे। तो ये था भाई, घास भूमि तक हम लोग पहुंचे थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब लगभग लगभग ये वाला पॉइंट खत्म होने की कगार पे, लगभग लगभग सब जगह हैं, सारी लोकेशन सब कुछ देख लिए थे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एकदम वेस्टर्न पार्ट में, चलते हैं चिली के पास। इधर वाला जो पार्ट है, अब हरा रंग हटा दूंगा क्योंकि अब अभी बहुत हरा हरा हो गया। सदाबहार वन, घास भूमि। अब मरुस्थल की बात करेंगे। ठीक है, तो मरुस्थल के लिए ये रंग सूट करेगा, इसको उठाते हैं, ये ले लेता हूँ। यहां पर है, ये देखो, चिले अर्जेंटीना के पश्चिम में है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। यहीं पर नजका प्लेट का सेंट्रल पॉइंट टकराता है। बहुत तेज भूकंप आता है, लेकिन कोनो मरता नहीं है, काहे कोई है ही नहीं है, है ना। पूरा पूरा मरुस्थल है ये भाई।
चिले में मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम है आटाकामा। जैसे मरुस्थल वैसे नाम। रुक जाओ, साइज कम कर दें, इतना भौकाल मरुस्थल का ठीक नहीं लगता। रुको। हाँ, अब ठीक है। तो ये आटाकामा का मरुस्थल है, और ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। आटाकामा का मरुस्थल कहाँ है? चिली है। काहे है? तीन चार चीजें, ऑप्शन ABCD रहेगा, उसी में सारी लाइनें होंगी कॉपी। ये एकदम जो बता रहा हूँ, यही यही तुम्हारे अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो जो मैं स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वही स्टेटमेंट यूज होंगे। ठीक है, आएगा तो वही आएगा जो बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं है आएगा। ठीक है, यहाँ अगर यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ पर आया था अभी स्टेट पीसीएस में, कहाँ क्वेश्चन हुआ है, उसके पहले IAS पूछा था। जैसे पूछता है वो वैसे दूसरे साल या तीसरे साल में पूछ लेता है यूपी PCS। तो यहाँ पर क्या है? ये मरुस्थल संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे सूखा मरुस्थल। पूरे मरुस्थल में घास का तिनका भी देखने को नहीं पाओगे। हरा रंग ऐसे देखना हो तुमको कहीं दिखाई नहीं देगा, दूर दूर तक हरा रंग नहीं दिखाई देगा। दूर दूर तक मतलब 500 किलोमीटर चले जाओगे, हरा रंग नहीं दिखाई देगा। तुमको इंसान नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चिड़िया भी नहीं दिखाई देगा। घास नहीं तो चिड़िया कहां से आएगा? एकदम सूखा। तो यहां पर तब भी कुछ लोग हैं, थोड़ी थोड़ी मतलब इंडस्ट्रियल टाउन बसे हुए हैं। उसका कारण है क्योंकि ये चिली कई चीजों में नंबर 1 पर है प्रोडक्शन में। वो चीजें आपको याद रखनी है। बैक टू बैक स्टेट PCS 3 क्वेश्चन रिपीट किया 3 साल में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बात पूछा है कंटिन्यूसली। 20, 21, 22, 20, 21, 22 और 24 नहीं, इस बार नहीं पूछा था, तो 25 में आएगा। यहां से क्वेश्चन आ रहा है, फिर इसका मतलब है ना। यहां पर क्या पूछा? पहला चीज तो यह है कि यहां पर एक कापर सिटी है, ताम्र नगरी, विश्व की तामा नगर का मतलब भंडार है। और इसे कहा जाती है ऑफ द वर्ल्ड, चूंकि कमाता है इसीलिए सब यहाँ आता है ना। और यहीं से कमाता और खाता है ना। और कौन आता है? अमेरिका आता है, स्पेन आता है, और यहां से तांबा निकालता है। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई ताम्र नगरी। दूसरा चीज कि यहां पर जो चट्टान, वो सैंड है, बालू, वहां पर एक विशेष प्रकार की चट्टान पाई जाती है, सैंड ब्लॉक पाए जाते हैं, है ना। बालू की चट्टान पाई जाती है जिसका नाम है कलीचे, जिसका नाम है कलीचे। और कलीचे सैंड से, कलीचे में नाइट्रोजन का विशाल भंडार है, इसलिए सबसे ज्यादा दुनिया में से का कर डालते हैं, फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह का निर्माण इससे करते हैं, है ना। दूसरा, बम बनाते हैं, और इसलिए अमेरिका की वेपन फैक्ट्री यहां पर है। हथियार बनाता है यहाँ अमेरिका, और मिसाइलें बनाता है यहीं से। टेस्टिंग भी कर लेता है क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं, तो टेस्टिंग करना भी आसान है। जहां लोग रहते हैं वहां कहाँ मिसाइल टेस्ट करोगे भाई? और समुद्र में अब मिसाइल टेस्ट करना बात बैन है, तो जाओगे कहाँ? यहीं आटाकामा आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग भी आसान है, बम की टेस्टिंग भी आसान है, बम बनाना भी आसान है, मटेरियल भी है ना। वो है भी नहीं। तो ट्राई नाइट्रोटालुइन और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन सुने होंगे, है ना। नाइट्रेट का प्रयोग करके बम बनाते हैं। तो TNT TNG जैसे खतरनाक बम यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। और नाइट्रेट वाली जो मिसाइलें जिसमें वार वेपन में जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। आयुध क्षेत्र के मतलब कि डिफेंस इंडस्ट्री भी यहाँ पर ग्रो कर रही है। अगली बात, यहाँ पर आयोडीन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है। समुद्र के पानी में, ठंडा पानी है इधर, ठंडी ओशन करंट, ठंडे पानी में आयोडीन की मात्रा ठीक होती है। और ठंडा पानी जब तट पर आता है
मरुस्थल से टकराता है, मरुस्थल में भाप बन के उड़ जाता है, तो उसके बाद जो बचता है तो उसमें नमक, दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी का नमक यहीं से उत्पादित होता है। सबसे महंगा नमक दुनिया का, हिमालय वाले को छोड़ दो, तो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो नमक इंडस्ट्री भी यहाँ, नमक के लिए भी जाना जाता है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन भरपूर, सॉरी क्या नाम बताया अभी मैंने, आयोडीन भरपूर। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है, कौन बताएगा? घेंगा। हाँ हाँ, गुटुरु वाला रोग हो जाता है। आयोडीन, इसीलिए आयोडीन युक्त शुद्ध नमक खाओ, खाने में बने, है ना। तो आयोडीन के प्रोडक्शन में भी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? तो यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछा था, तो वहां पर ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे, यहां पर मछली खूब उत्पादित होती है। मछली खाने का और कोई जरिया है ही नहीं, तो मछली ही है ना। तो यहाँ पर मछली का प्रोडक्शन का होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा अच्छी होती है, ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। पेरू हमबोल्ट की धारा जो है ठंडी है, तो कन्वेयर पेटी पाई जाती है यहाँ, बताऊंगा ये क्या है बाद में। तो यहाँ पर मछली खूब होती है, तो मछली मारने के लिए अच्छी जगह है ये। तो यहाँ पर सागरीय पक्षी आते हैं उड़ते हुए मछली खाने के लिए, तो उनका मलमूत्र यहाँ गिरता है। इस कारण से उसको बटोर करके लोग कहते हैं गुआनो, ये ठीक है, जिसे याद रखना, गुआनो सी बर्ड है जिन्हें कहते हैं यहाँ पर, सागरीय पक्षियों को यहाँ गुआनो कहते हैं। तो उनका मलमूत्र इकट्ठा करके जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसे गुआनो फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ की घास भूमियों की में कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जो जगह है, हाँ मैंने बताया था कि जंगली जानवर पाए जाते हैं। ग्रान चैको, एंडी चैको घास भूमि है बोलीविया में, पेरू में, है ना, पेरू हुए उरुग्वे में। मेनली बोलीविया पर फोकस करेंगे, पहाड़ से ठीक नीचे वाला जो एरिया है, वहां की घास भूमि में कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं जानवरों की, जो विश्वविख्यात है। और पूछी जाती है कि ये कहां पर पाई जाती है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा तोते की प्रजाति, यो इतना बड़ा तोता, है ना। मैंने जो आज वो था वीडियो, उसमें वो तोता का फोटो शायद लगवाया था, है ना, देख लेना। इसका नाम है जलकुंभी मकाकू। एक मिनट, वीडियो कैसे ऑफ हो गया, एक मिनट बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा तोते की प्रजाति जलकुंभी मकाकू, कारण से ये तोता खत्म होता जा रहा है, प्रोटेक्टेड है ना, पाल नहीं सकता कोई। लेकिन लोग, अरब के लोग इस तोते को करोड़ों के रुपए में खरीद के ले जाते हैं। एक तोता करोड़ों रुपए का, बहुत बड़ा तोता, बड़ा सुंदर तोता होता है जलकुंभी मकाकू। दूसरा, दुनिया की सबसे बड़ी उड़ने वाले पक्षी की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती, जहां जहां लाल किए हैं ऐसे घेरा, ठीक है। जगह क्या बताया मैंने? बोलीविया, है ना, पैराग्वे, ब्राजील के घास भूमियां वहां, और पेरू की भी, पेरू बोलीविया। तो यहाँ पर ग्रान चेको का जहां पर एरिया है वहां। दूसरा है, दुनिया की सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी की प्रजाति भी यहीं पाई जाती है, जो इंडियन, इंडियन नहीं, इंडियन एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन है जहाँ, ये गिद्ध की प्रजाति है। जब ये फैलाता है अपना पंख, तो लगभग 15 करके उड़ जाता है बाघ के बच्चे को आसमान में। बाघ का बच्चा है, बाघ को टांग लेगा और लेके उड़ जाएगा आसमान में। भाई बाघ नीचे, और शेर अपना शेरियत नीचे दिखा सकता है, ऊपर आसमान से आएगा, इसे झपट्टा मार के खाल पकड़ के चीते की लेके उड़ जाएगा खूब ऊपर, और वहीं से छोड़ देगा। वो आएगा, गिरेगा नीचे, मर जाएगा, तो उसे खाएगा, क्योंकि भाई ये मरे हुए को खाता है, गिद्ध है ना, तो डायरेक्ट खाता नहीं, तो पहले वहां छोड़ देता है, मर जाता है। इसी तरह से ये बछड़ों को उठा ले जाता है, भेड़ों को ऊपर आसमान में लेके जाएगा, छोड़ देगा, मरेगा तो फिर खाएगा। सबसे बड़ा इंडियन कोंडोर है, उड़ने वाली पक्षी की प्रजाति भी यही पाई जाती। तीसरा, जैसे कि हमारे भारत में पाया जाता है शेर, तो यहाँ तो हमारे वाला शेर बब्बर शेर, दाढ़ी वाला शेर है। यहाँ का जो शेर है उसके अंदर शेरियत नहीं है, लोमड़ियत है, लेकिन है नकली शेर है, लेकिन कहते हैं शेर है। उसको कहते हैं लोग प्यूमा,
यहाँ की जो शेर की प्रजाति है उसे प्यूमा कहा जाता है। इस नाम की ब्रांड वांड भी चल रही है ना, है ना, प्यूमा। यस सर। हाँ, ब्रांड तो इसके नाम पे भी चल रही है, अमेजन के नाम पर भी चल रही है ना। जी सर। हाँ, तो प्यूमा, लेकिन भाई एक चीज, अपने यहाँ का शेर पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है, और अपने यहाँ का शेर दौड़ा के शिकार नहीं करता है। इससे बच के रहना, ये पेड़ पे भी चढ़ जाता है, ये स्लिम ट्रिम है, पतला है। मैंने बताया ना कि ये है लोमड़ी टाइप का, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हाँ नहीं ये शेर है, तो मान लो कि हाँ ठीक है। प्यूमा इनके यहाँ वाला मरियल था शेर, लेकिन ये पेड़ पे चढ़ जाता है। तो अपने वाले शेर से पेड़ पे चढ़ के बच सकते हो, लेकिन प्यूमा से पेड़ पे चढ़ के नहीं बच सकते हो। ये पेड़ पे चढ़ करके पतली सी डाल पर भी खड़ा होकर पता नहीं कैसे शिकार कर लेता है। मतलब इतनी इतनी जितनी बड़ी मेरी मोटी मेरी पेन है, इतनी बड़ी की डाल हो, ये उस पर भी खड़ा होकर के शिकार कर लेता है, चिड़िया पकड़ लेता है। ऐसा है प्यूमा, ब्रांड का नेम है प्यूमा, कपड़ा जूता टोपी बेचता है। दूसरा यहाँ पर, अपने यहाँ पर पाया जाता है बाघ, टाइगर। यहाँ पर भी एक टाइगर की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है जगुआर। ठीक है, बिल्ली की प्रजाति है ये, मिलावटी बिल्ली है, और इसी समझ लो, है ना। लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ता है, सही बात है, ये तो है, बहुत तेज दौड़ता है। इसके नाम पर भी एक तो कंपनी है, काहे की है, काहे की कंपनी है इसके नाम पे, गाड़ी। गाड़ी सर। गाड़ी की, जगुआर। अभी कौन ओन करता है जगुआर? क्यों नीतू, जगुआर कंपनी किसके कब्जे में है? कब्जे मतलब क्या, खरीद लिया है, कब्जा नहीं कहते। कब्जा होता पैसा नहीं देंगे तो ले लेंगे, तो कंपनी बकायदा खरीदा है। सर मेरे पास आवाज ही कट कट के आ रहा है सर। चलो ठीक है, तनु तिवारी तुम बताओ, कब खरीद रहे टाटा हो? मोटर्स। टाटा। हाँ, हम तुमसे तो पूछे नहीं थे, हमको पता था, हम पूछे थे जगुआर कब खरीद रही हो, जो पूछा जाए वो बताओ। हैं, कब खरीदोगी जगुआर? कह तो जब आईएएस बनेंगे, तब मत खरीदना, नहीं इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, कहाँ से इतना पैसा ला रही हो, है ना। ठीक है, यस सर। तो ठीक है, यहां पर जा करके अब हम लोगों ने खत्म कर लिया, है ना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। लेक्चर एक बार और सुनना तुम लोग सब, और उसके बाद जो मैंने कहा मैप बनाने की कोशिश करना। इसमें कुछ चीजें और हैं जो हम लोग पहले कल डिस्कस करेंगे, उनको जो बची हुई कुछ चीजें हैं, उसके बाद फिर हम लोग कूच कर जाएंगे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, आक्रमण करेंगे, है ना। कुछ डिटेल चीजें इसमें हमने छोटी छोटी बातें नोट्स में लगाया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लेना। मेन मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो अक्सर पेपर में पूछे जाती हैं वो सब आपको पढ़ाई गई हैं, वही सब बातें आपको इस नोट्स में लिखे भी मिलेंगी, है ना। कुछ छोटी छोटी बातें जैसे पेटागोनिया का रेगिस्तान कहाँ, अर्जेंटीना में, ला गुजीरा या ला गुजारी रेगिस्तान कहाँ है, कोलंबिया में और वेनेजुएला में। इसी ला गुजीरा में ही खूब ज्यादा मात्रा में तेल पाया जाता है। ठीक है, ला गुजीरा का रेगिस्तान, ठीक है। आटाकामा का चिली और पे पाया जाता है। सेचुरा रेगिस्तान उत्तर पश्चिमी तट के हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, ये सब काम इंपॉर्टेंट है, पेटागोनिया और लागुजीरा, आटाकामा, ये तीन इंपॉर्टेंट है। पेटागोनिया पूरी रेगिस्तान नहीं है, घास भूमि पाई जाती है वहाँ। नोट्स में भी आपको कुछ चीजें मिलेंगी, नोट्स विल बी अपलोडेड इन ऐप सून। और कल हम लोग मिलते हैं, ये देखो अमेजन बेसिन है ना। ये सब चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ा दी है, उनको आप नोट्स में और डिटेल में देख सकते हैं। तो भाई समझ में आया, कल हम लोग उत्तर अमेरिका की तरफ रुझान करने वाले हैं। ठीक है, कुछ बातें शॉर्टकट में आज जो हुआ था कल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख पा रहे हो कहाँ कहाँ पे मैंने किस तरह की चीजें लगाई थी। ठीक है, पंपास घास भूमि, पेटागोनिया का पठार, गुआनन हाईलैंड, लानोस घास भूमि ये लिखा हुआ है ना।
उसके नीचे वाली घास भूमि का क्या नाम है यहाँ पर जो है, इक्वेटर के नीचे? कंपोज, है ना। फिर नीचे ग्रैंड चेको, फिर यहाँ पर क्या था, घास, है ना। ऐसे बनाने की कोशिश करना सब लोग। चलिए ठीक है, इसी के साथ फिर हम लोग आज की क्लास को एंड करते हैं। आशा है कि आप लोग मानसिक नोट्स बनाने की कोशिश करोगे, फिर फिजिकली बना करके उसको हमको भेजोगे। भेजोगे कि नहीं भेजोगे? कैसा वाला भेजोगे? जब पहली शिफ्ट में जितना जैसा बनेगा, पहले ट्राई में जो बनता है एक बार भेजोगे, फिर रिवीजन करने के बाद में फिर से ट्राई करोगे, फिर से भेजोगे। ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है। और इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन तुम लोग ढूंढोगे। ठीक है? कैसे ढूंढोगे? एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूपीएससी एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये टाइप करोगे, ठीक है, तो आपको गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आशा है कि जितना तुमको पढ़ा दिया गया है सब उसी में से फंस जाए। ठीक है? कोशिश करना, डिस्कस करना। कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे मान लो, तो फिर रहा साहब चूक, उससे खत्म हो जाएगा। हमारा टारगेट है हर चीज कंप्लीट होना। ठीक है? देखते हैं कौन कितना करता है, भगवान ही जाने, तुम लोगों का दिल जाने। इसी के साथ में, इसी गुड होप के साथ कि आप लोग मेहनत करेंगे और जो कहा गया है वैसा करने की कोशिश करेंगे, है ना। आज की क्लास को एंड किया जाता है। मोहम्मद अहमद, समझ में आया भाई? चलिए।